हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। दोस्तों, इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर जाएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, अपना फीडबैक, अपने बारे में कुछ मुझे आके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं हम सबसे पहले आज यानी कि 28 अगस्त के हाई पावर एमसीक्यूज़ की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये रुकिए, पहले मैं स्टार्टिंग बता दूँ। हाँ, द फर्स्ट पीवीटीजी, द फर्स्ट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप to come under the influence of COVID-19 are A. Jarawa tribe, B. Great Andamanese, C. Sentinelese या D. Siddhi। ठीक है। Second question, Eat Out to Help Out scheme has been launched by A. Government of Delhi, B. Meghalaya government, C. BMC या D. UK government। ठीक है। 3. The new tunnel at Rohtang has been named after whom? A. अटल बिहारी वाजपेयी, B. दीनदयाल उपाध्याय, C. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और D. अशोक सिंघल। Fourth question is US has adopted an average inflation target of A 1%, B 2%, C 3% और D 4%। चलिए इसके आंसर्स हमको वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे, नहीं तो वीडियो के एंड में इसके आंसर्स दिए भी हुए हैं। द ग्रेट अंडमानीज, ये देखिए पहला ही आंसर हमको मिल गया। अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैव कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोविड-19। 5 लोग इस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप समूह में रहते हैं, वो कोविड-19 से ग्रस्त पाए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। ठीक है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की सबसे ज़्यादा बहुतायत हमें उड़ीसा राज्य में मिलती है। क्या क्वालिफिकेशंस हैं जिनके होने पे किसी भी ट्राइबल ग्रुप को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का खिताब दिया जाता है, का क्लासिफिकेशन दिया जाता है, ये मैं बहुत पहले मेरी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप एक बार गूगल कर लीजिए इसको, ये इस बार आपसे क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जा सकता है। दूसरा है खागेन महंता, आसाम के फोक सिंगर थे, उनको किंग ऑफ बिहू कहा जाता था। ठीक है। उनकी वाइफ अपने आप में सिंगर थी, अपने इन ओन राइट। अर्चना महंत, उनका कल निधन हो गया। ठीक है। किंग ऑफ बिहू के नाम से जाने जाते थे खागेन महंता, ये आप याद रखिए। मेरे ख्याल से अर्चना महंत के नाम से आप क्वेश्चन आने की संभावना कम है, पर किंग ऑफ बिहू कौन कहे जाते थे या खागेन महंता को और भी किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तीसरा देखिए, मनोरंजन व्यापारी करके बंगाली भाषा राइटर है, यानी वहाँ के बंगाल के पहले दलित राइटर उनको कहा जाता है। बंगाल की एकदम लोकल जो लोग हैं वहाँ के और उनकी जीवन से संबंधित वो कहानियाँ लिखते हैं। वो वेस्ट बंगाल सरकार में बेसिकली कुक हैं। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वो कुक के तौर पे पिछले 2 दशकों से काम कर रहे हैं। अब फाइनली उनके रिक्वेस्ट पे वेस्ट बंगाल सरकार ने उनको एक लाइब्रेरी में अटैच कर दिया है कि वो इतने भाई प्रसिद्ध लेखक हैं और हमारे गवर्नमेंट में कुक के तौर पे काम करते हैं, उनको कम से कम लाइब्रेरी के यहाँ तो भेजा जाए, यहाँ किताबों के बीच तो वो रहें। तो ऐसा किया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ 2-3 दिन से आ रही है। ठीक है। एज सच देखिए किसी भी लिहाज से ये मैं नहीं समझता यूपीएससी के लिए इसको कवर किया जाना चाहिए, पर 2-3 दिन तक अगर कोई खबर नेशनल न्यूज़पेपर में आ जाए तो उसको कवर कर लेना चाहिए। ठीक है। उनका नाम याद रखिए, मनोरंजन व्यापारी, बंगाल के पहले वो बहुत बड़े भाषा राइटर उनको कहा जाता है और वो दलित लेखक है बंगाल के पहले, ऐसा माना जाता है। 2 दशकों से वो कुक थे, अब उन्हें लाइब्रेरी में मूव कर दिया गया है। ठीक है। ईट आउट टू हेल्प आउट, ये स्कीम लॉन्च की है यूके गवर्नमेंट ने। क्या होगा कि वो कह रहे हैं लोगों से कि आप बाहर निकल के रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाइए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत लोग देखिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में खाना बनाने से लेके डिलीवरी सप्लाई चेन से लेके रेस्टोरेंट में खाना परोसने तक समाज के बहुत ही मतलब लो इनकम ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं। तो रेस्टोरेंट की आमदनी होगी तो इन लोगों तक बहुत ज़्यादा हेल्प पहुंचेगी। ठीक है। तो अगर रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पर जितने लोग खाएंगे उसमें बिल का 50% जो है गवर्नमेंट दे देगी रेस्टोरेंट को। ठीक है। तो वो रेस्टोरेंट जो है आधे रेट में खाना सर्व कर सकते हैं, तो पब्लिक भी ज़्यादा जाके खाएगी। ठीक है। तो इससे लोगों तक पैसा पहुंचेगा। फिर लेटेस्ट हरिकेन टू हिट द यूएस इज हरिकेन लॉरा। ठीक है। इसका नाम आप याद रखिए, हरिकेन कटरीना से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि ये नाम आपको याद रखना चाहिए। लॉरा अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट हरिकेन है विच हैज़ हिट द यूएस, उसका नाम है लॉरा। ठीक है। आपको पूछ देखा एमसीक्यू में कि लॉरा वाज क्या, तो बोलेगा कि इट वाज अ स्पेस मिशन। ठीक है। या इट इज़ द लेटेस्ट स्पीशीज डिस्कवर्ड ऑफ शार्क्स या वट एवर, और ऐसा करके आपको बोल देगा कि एक ऑप्शन में कि द लेटेस्ट हरिकेन टू हिट द यूएस, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए शिंजो आबे, उनका नाम आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा, भारत भी 2-3 बार वो आ चुके हैं। ही वॉज जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है हेल्थ कारणों की वजह से। ठीक है। आसाम में स्किल्स यूनिवर्सिटी सेटअप की जा रही है मंगलदोई में। ये नाम याद रखिए जगह का, मंगलदोई। ये आपसे पूछा जाएगा कि आसाम में स्किल्स यूनिवर्सिटी कहाँ सेटअप की गई है। फिर इंडिया की पहली इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर सेटअप किया जा रहा है केरला में। ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में कि सेंटर विल एक्सेलरेट विमेन ऑन्टरप्रेन्योरशिप। ठीक है। ऐसा सेंटर बनाया गया है जहाँ पे औरतों को ऑन्टरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। इट इज़ अ सेफ प्लेस अवे फ्रॉम होम टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक्सपैंड एंड गेट देयर प्रोडक्ट्स मार्केटेड ग्लोबली। ठीक है। तो ग्लोबल मार्केटर्स
बायर्स वहाँ पर आएंगे, उनको अपना स्टॉल दे दिया जाएगा, जगह दे दी जाएगी, सरकार की तरफ से एक्सपर्ट भी उनको रहेंगे लोन्स अब उपलब्ध कराने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप की गाइडेंस भी देने के लिए। एक ही स्पेस में महिलाएं आके काम करेंगी, आपस में एक दूसरे से भी इंटरेक्शन होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़ होंगे, तो उससे उनके बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज़ क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो अभी वीडियो को पॉज करके 2 मिनट में गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टर्म है ये, आपको बार बार यूज़ करना चाहिए अपने आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग वगैरह में। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये ऐसा एनजीओ है जो एक से एक खतरनाक रिपोर्ट लेके आता रहता है। अभी इन्होंने क्या रिपोर्ट लाई है कि ओनली इंडिया रिसाइकल्स ओनली 1% ऑफ इट्स डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। डेमोलिशन करते हैं बिल्डिंग्स का और कंस्ट्रक्शन करने में भी काफ़ी वेस्ट जनरेट होता है, उसका सिर्फ 1% हम रिसाइकल करते हैं। हम बिल्डिंग बनाने में वापस उन सामानों को यूज़ कर सकते हैं, या रोड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, या किसी और काम में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा वो वेस्ट पड़ा रहता है, हम यहाँ वहाँ डंप कर देते हैं। ठीक है, फिर मैंने कल के वीडियो में कवर किया था मारिके ल्यूकास रेन्यवेल्ट। ठीक है, शी इज़ द वो डच ऑथर हैं, शी इज़ द यंगेस्ट ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, कल ये नहीं बताया था कि शी इज़ द यंगेस्ट ऑथर, लेकिन शी इज़ द यंगेस्ट ऑथर। 29 साल की उम्र में उन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो शी इज़ द यंगेस्ट ऑथर। ठीक है, ये आप याद रखिए। आर्टिकल में चलते हैं। रोहतांग टनल जो है बनाया जा रहा है मनाली के पास में, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। तो ये आपको हाई पावर एमसीक्यू का आंसर मिल गया। 9 किलोमीटर में जो है ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स। इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बट अबव एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स। इतनी ऊंचाई पर इतना लंबा टनल नहीं बनाया जाता है, ये पहला बना है। ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज के बीच से काट के गुजर रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। मनाली और लेह के बीच में ये बनाया गया है, उनके बीच का डिस्टेंस 46 किलोमीटर को वो कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, फिर रोहतांग पास जो हुआ करता था पीर पंजाल रेंज में, जिसके जरिए रोड जाती थी, उसका ऑल्टरनेटिव बनाया गया है ये रोहतांग टनल। अटल बिहारी, क्या नाम है इसका, अटल टनल। ठीक है, तो द अटल टनल, हाँ। तो ये जर्नी जो है मनाली वैली टू लाहौल एंड स्पीति वैली विच नॉर्मली टेक्स अबाउट 5 आवर्स वुड नाउ बी कंप्लीटेड इन अ लिटिल ओवर 10 मिनट्स। आप देख सकते हैं 5 घंटे की जो जर्नी है अब 10 मिनट में हो जाएगी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं कहना चाहिए इसको। ठीक है, तो लद्दाख में देखिए हमारा ऑल वेदर कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर चाइना जो वहाँ पर हरकतें कर रहा है उसकी वजह से। अब और एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी अक्टूबर में ठंड पड़ेगी, वहाँ बर्फ़ जम जाएगी। ठीक है, तो जब 1962 में भी चाइना ने हमला किया था, तब लद्दाख में उन्होंने बर्फ़ जमने का इंतज़ार किया था कि भारत की कनेक्टिविटी वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाए, तब वो हमला कर दें। तो हम डबल स्पीड पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या होता है कि वरना क्या होता था, लाहौल और स्पीति जो विंटर्स में 6 महीने के लिए दुनिया से कटे रहते थे। ठीक है, तो अब ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू ट्रूप्स मिल चुकी है लद्दाख को, जो कि मैंने आपको बताया किस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिबिलिटी स्टडी देखिए मई 1990 में ही कर दिया गया था, और जियोलॉजिकल रिपोर्ट सबमिट की गई थी जून 2004 में, तो 14 साल तो वहीं लग गए। फिर डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन देखिए 2 साल में उसको अग्री कर दिया गया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि फाइनल टेक्निकल अप्रूवल जो था 2003 में मिला था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2005 में अप्रूवल दिया, टेंडर निकले 2007 में, फिर शिलान्यास किया गया 2010 में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी द्वारा। तो प्रोजेक्ट फरवरी 2015 तक कंप्लीट करने की बात थी, लेकिन 5 साल लेट हो गया। 5 साल का लेट मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा लेट है, हमारे देश में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिहाज से 5 साल का लेट तो यार बनता ही है। ठीक है, तो इसके बाद से पैंडेमिक की वजह से ये मई की जगह पे अब सितंबर में ओपन होगा। चलिए सितंबर में भी ओपन हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे सेरी नल्ला बहता है बाजू में, उसका जो फास्ट फ्लोइंग वाटर था, इट प्रिवेंटेड वर्क फॉर सेवरल मंथ्स। द रॉक स्ट्रक्चर्स टू प्रेजेंटेड इम्पेडिमेंट्स टू कंस्ट्रक्शन। जाहिर बात है पहाड़ तोड़ के आप बना रहे हैं टनल, थोड़ा इम्पेडिमेंट तो होगा। उसके पास में सेरी नल्ला बहता है, नाला है बेसिकली सेरी नाला, ये आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने जीआईएस, ठीक है, जियोग्राफिकल ये जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका इनेबल नेशनल लैंड बैंक पोर्टल उन्होंने किया है फॉर डिटेल्स ऑन इंडस्ट्रियल बेल्ट। ठीक है, तो जगह जगह पे राज्य सरकारें लैंड बैंक बनाती हैं कि पहले से ज़मीन का अधिग्रहण करके रखती हैं कि इंडस्ट्री चाहे तो यहाँ पर आके ज़मीन हमसे ले सकती है। वरना पहले बीच में क्या किया था, टाटा नैनो वाला फियास्को हुआ था, जिसमें कि टाटा वाले जाके ज़मीन अधिग्रहण कर रहे थे। उन्होंने बताया था यहाँ पे तो राज्य सरकार टाटा के लिए जाके ज़मीन कर रही थी अधिग्रहण, बहुत ज़्यादा सिंगूर में हिंसा हुई थी। तो एक तरह से वेस्ट बंगाल में कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियों का राज उसी की वजह से ख़त्म हुआ था, उस पूरे विवाद की वजह से। तो तब से जो है स्टेट गवर्नमेंट्स अपने खुद से पहले से ही लैंड बैंक ज़मीन अधिग्रहण करके रखती हैं, तब इंडस्ट्री को कहती हैं कि आप आइए हमारे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करिए। तो इंडस्ट्री जानना चाहती है कि ज़मीन कैसी है, क्या है आसपास, क्या फैसिलिटीज़ है वगैरह वगैरह। तो अब क्या है कि ये एक वेबसाइट पे ही डाल दिया गया है। आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, समझिए सिक्किम में,
तो वहाँ पर का जो लैंड बैंक रहेगा, अगर वो इस पोर्टल में वो लिंक कर देंगे तो आप कोई भी ज़मीन का प्लॉट आप देख सकते हैं, GIS अनेबल्ड है, ठीक है। तो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आप उसका लैटिट्यूड लॉन्टिट्यूड वगैरह इनेबल करके आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये जगह नदी, हाईवे, ट्रेन लिंक, प्लेन लिंक उस जगह से कितना दूर है, सब आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा ये कदम है, खासकर जब दुनिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स चाइना से निकले और हमारे यहाँ आ जाए। हम बाजू में ही हैं, जैसा चाइना है वैसे ही हम हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं फेस करना पड़ेगा। और इस समय अगर हम एक रेड कारपेट बिछा दें इन्वेस्टर्स के लिए तो हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और चाइना का नुकसान तो वैसे भी हमारा फ़ायदा है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू डिटेल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, लैंड, रेल एंड एयर कनेक्टिविटी, जो मैंने बताया। टैक्स इंसेंटिव क्या क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल क्या अवेलेबल है, ठीक है, ये सब आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। तो GIS अनेबल्ड लैंड बैंक पोर्टल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए यूएस का जो यूएस फेड वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ RBI है वैसे वहाँ पर फेडरल रिजर्व है। उन्होंने एक बहुत बड़ा मोमेंटस कदम उन्होंने उठाया है। उन्होंने क्या बोला है कि अब वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे सिर्फ 2% की, यानी वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, वो टारगेट करेगा, उसकी कोशिश रहेगी कि देश में 2% का इन्फ्लेशन रेट रहे, ठीक है। यानी इसके पहले क्या होता था, ज़्यादा इन्फ्लेशन का वो टारगेट रखते थे, पर अब उन्होंने बाकायदा कम कर दिया है कि अब उनका टारगेट ही 2% का रह गया है, ठीक है। फेड की जो नई मॉनेटरी पॉलिसी है, देखिए क्या बता रहा है, एक इट प्लेजेस टू एड्रेस शॉर्टफॉल्स फ्रॉम द ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और नॉट टू रेशियल इक्विटी। ये सब खैर, रेशियल इक्विटी बताइए, इंटरेस्ट रेट घटाने से रेस का क्या ताल्लुक है, कहीं ना कहीं ताल्लुक उन्होंने निकाल लिया होगा। US सेंट्रल बैंक ने क्या प्रॉमिस किया है कि इन्फ्लेशन दैट एवरेजेस 2% ओवर टाइम, ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये फेड की जो मतलब पूरी एक मानसिकता बन चुकी है कि अब वो फेड की ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी नियर जीरो, और जैसे मतलब एक ओवरनाइट रेट होता है कि जिस रेट पे बैंक्स एक दूसरे से पैसा बोरो करते हैं, ठीक है, उस वो रेट कितना कम है कितना ज़्यादा है, इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में पैसे की कितनी ज़्यादा डिमांड है और पैसे की लिक्विडिटी की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है, ठीक है। तो अगर वो बहुत कम है, मान लीजिए कि रात ओवरनाइट रेट बहुत कम चल रहा है, तो यानी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी कम हो रही है, बैंकों को कम पैसा लेंड करना पड़ रहा है, तो उनके खुद के पास पैसे की कमी उतनी ज़्यादा हो नहीं रही है, तो कम इंटरेस्ट पे वो पैसा बोरो कर रहे हैं। ये पता चलता है कि इससे आने वाले समय में जो है अमेरिकन अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट कम ही रहेंगे, कम रेट पे लोन दिया जाएगा। यानी उनका ये मानना है कि अभी नियर फ्यूचर में तो अर्थव्यवस्था की स्थिति ज़्यादा सुधरने वाली है नहीं, ठीक है। इस न्यूज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, ठीक है। हमारे देश में भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई कुछ साल पहले, तब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग चालू की गई है। हमारे देश में 4% का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन हम टारगेट करते हैं, ±2%, वो 6% भी जा सकता है या 2% भी जा सकता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मौद्रिक नीति, ये आपको नहीं पता है तो तुरंत आप जाके गूगल करिए, रमेश सिंह की किताब से आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, हमने उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर दिया है। कई कंट्रीज ऐसा करती हैं कि सोवरेन क्रेडिट रेटिंग पे रखती हैं, ठीक है, कि सोवरेन यानी उनके देश की ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग ताकि इंप्रूव हो जाए, ये उनकी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट रहता है, ठीक है। कोई टारगेट अनएम्प्लॉयमेंट को कर सकता है, ठीक है, कोई ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट कर सकता है। एक तरह से इन्फ्लेशन को टारगेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट करना ही है, मतलब हम इन्फ्लेशन को इतना रखना चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पर लोगों की जेब पर भी ज़्यादा फर्क ना पड़े इस बात का, ठीक है। तो US फेड ने जो इन्फ्लेशन टारगेट रखा है 2% का रखा है, आपको हाई पावर MCQ वाला आंसर यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। हम आंसर्स तक भी आ चुके हैं। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है जिनको कोविड-19 की जद में आज आ चुके हैं, वो हैं ग्रेट अंडमानीज। फिर ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम चालू की है UK गवर्नमेंट ने। रोहतांग में जो नई टनल बनाई गई है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। और US ने एक एवरेज इन्फ्लेशन टारगेट रखा है 2% का, ठीक है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज के करंट अफेयर्स की कवरेज। मैं और भी 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, उन सारी वीडियोस को अंत तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे सब में, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है एग्जाम में, मुझे उम्मीद आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा नया पढ़ने की तरफ ध्यान मत दीजिए, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए और टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। अगर आप 100 कम से कम टेस्ट पेपर सॉल्व किए बिना प्री में बैठ रहे हैं तो मान के चलिए आप बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। कम से कम 100 टेस्ट पेपर्स आपको सॉल्व करके ही एग्जाम में बैठना है, नेट पर आसानी से मिल जाता है, ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। बिल्कुल टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, जो आंसर नहीं बने उसको पेपर के पीछे ही लिख लीजिए, उसी को रिवाइज करिए, ठीक है, आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए और वीडियोस भी मेरी देखिए सब की सब। तो थैंक यू, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।